वेलकम बैक टू चैनल दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे। जैसा कि पता होगा अभी आप लोग का मॉडर्न हिस्ट्री का दोस्तों सीरीज चल रहा है। मॉडर्न हिस्ट्री से जितने भी सवाल विभिन्न एग्जामों में पूछे गए हैं, न केवल वो बीपीएससी हो या बिहार एसएससी हो या कोई भी हो, मॉडर्न हिस्ट्री से जैसे कि फर्स्ट वीडियो में बताए थे, इससे टोटल का टोटल 55 प्लस टॉपिक्स बनते हैं। और ये 55 टॉपिक से जितने भी एग्जाम, वनडे एग्जाम, भारत में जो भी एग्जाम होते हैं वनडे एग्जाम, उसमें जितना भी सवाल पूछा गया है, सारा का सवाल लगभग 1000 प्लस जो सवाल बनेंगे, आपका टॉप मोस्ट रहने वाला है, उसको हम इस सीरीज में आपको कवर करा रहे हैं। इसको देखने के बाद आपको कहीं भी कोई दूसरा वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगा। एक बहुत ही बेहतरीन तरीके से बेहतरीन सवालों के साथ आपका ये सीरीज चल रहा है, ठीक है। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो रहने वाला है, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं, गवर्नर, गवर्नर जनरल और वायसराय। आज तक विभिन्न एग्जामों में जितने भी इन टॉपिक से सवाल आए हुए हैं, वो सारा का सारा सवाल आप एक जगह यहाँ पे देखेंगे, ठीक। इससे पहले ही दो टॉपिक ऑलरेडी क्लियर कर दिया गया है और दोनों का चैनल पे दोस्तों वीडियो अवेलेबल है, तो जाकर पहले उसको देख सकते हैं, उसके बाद इसको कंटिन्यू कर सकते हैं। बहुत ही जल्द 10 से 15 दिन के अंदर में आपका न्यू शिक्षक बहाली देखने को मिल सकता है। तो उससे पहले अपना जितना भी सिलेबस है पढ़ते रहिए, कि ताकि एक बेहतरीन स्थिति में आप रहें और जब भी फॉर्म आए तो आप उसको अच्छे से क्लियर कर पाएँ, ठीक है। तो चलिए आज से क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल आता है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। रॉबर्ट क्लाइव बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल थे। और दूसरा दिया गया है, विलियम बेंटिक भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। तो इसमें बताना है कौन सा सही है। तो इसमें जो आपका सेकेंड दे रहा है यहाँ पे जो दिया गया है, यानी कि केवल दो आपका सही है। इसके बारे में अगर बताना चाहें, जो प्रथम दोस्तों गवर्नर जनरल थे, आपका जो प्रथम गवर्नर जनरल थे, याद रखिएगा, वो थे वारेन हेस्टिंगस, ठीक है। उसको बोलते हैं वारेन हेस्टिंगस, जिनको 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा 1774 ईस्वी में इनको बनाया गया था, तो याद रखिएगा। और ये जो रॉबर्ट क्लाइव थे दोस्तों, ये बंगाल के प्रथम गवर्नर थे, न कि गवर्नर जनरल थे, ठीक है। तो आशा करता हूँ इन जितना भी पॉइंट हम बताएं आप लोग समझ गए होंगे। फिर से एक बार बताना चाहेंगे, जो ये रॉबर्ट क्लाइव थे, ये बंगाल के प्रथम गवर्नर थे। और अगर के प्रथम गवर्नर जनरल की बात करता है तो वो वारेन हेस्टिंग्स थे, ठीक है। और जो विलियम बेंटिक थे, ये भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। ये इतना बात तो समझ गए, तो यही पे ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे राइट आंसर होता है। अगला सवाल की तरफ आगे बढ़िएगा। अगला सवाल है कि भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे। जैसे कि अभी बताएं कौन थे प्रथम गवर्नर जनरल, तो हो जाएगा वो आपका यहाँ पे गवर्नर जनरल। देखिए यहाँ पे पूछ रहा है आपका गवर्नर जनरल, तो हो जाएगा जैसे कि ऊपर में बताएं, हम क्या बताएं कि विलियम बेंटिक यहाँ पे राइट आंसर होगा, जो कि आपका ऑप्शन में बिल्कुल भी नहीं दिया गया है। तो आप लोग यहाँ पे याद रखिएगा वो कौन सा होगा, विलियम बेंटिक, भारत के प्रथम गवर्नर जनरल, ठीक। आगे सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल अगर के यहाँ पे आइएगा, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं, तीसरा नंबर क्वेश्चन कि भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन है। जैसे कि बताएं विलियम बेंटिक है, यहाँ पे ऑप्शन में नहीं दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर ई हमारा यहाँ पे राइट आंसर होगा आपका। नेक्स्ट सवाल है, जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पे, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। क्लाइव का पुनः भारत आगमन, उसके बाद है इलाहाबाद की संधि, बक्सर का युद्ध और वारेन हेस्टिंग्स का भारत का गवर्नर बनना। तो इसको आपको जानने के लिए सबसे पहले जानना होगा कि ये जो मतलब घटना दिया गया है, ये घटना कब हुआ है। अगर ये क्लाइव का पुनः भारत आगमन आपको याद होगा, तो ये जो भारत में आए थे लगभग 3 मई 1765 ईस्वी को आए थे, ठीक। इलाहाबाद का जो संधि हुआ था वो अगस्त 1765 ईस्वी में हुआ था मित्र। बक्सर के संधि सबको पता है 1764 ईस्वी में। और वारेन हेस्टिंग जो बना था बंगाल का गवर्नर, जैसे कि बताएं 1772 ईस्वी में, ये यहाँ पे राइट आंसर होगा, ठीक है। तो ये आपसे पूछ रहा है कि कौन सा क्रम यहाँ पे मतलब घटना काल क्रम के अनुसार दिया गया है। तो सबसे पहले अगर के देखिएगा तो हमारा 3 नंबर आएगा, फिर 1 नंबर, 2 नंबर और 4 नंबर। ऑप्शन नंबर कहाँ पे जाएगा, यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी में अगर के देखिएगा तो यहाँ पे आपका बिल्कुल राइट आंसर होता है, ठीक। अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं है कि निम्न कथनों में से कौन सही नहीं है।
यहाँ पे बताना है कौन सा सही नहीं है। ठीक, तो अगर कि आप ऑप्शन नंबर सी में देखिएगा कि लॉर्ड विलियम बेंटिक सबसे बड़े ब्रिटिश शासकों में से एक था, क्योंकि उसने भारत में ब्रिटिश साम्राज्य को संग्रहित किया था। बिल्कुल सही बात बता रहा है यहाँ पे, तो इसीलिए आपका ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर होगा। और जितने भी अगर कि आप ये ऑप्शन देखिएगा तो ये बिल्कुल गलत है। ये पढ़ने के लिए आप वीडियो रुका के पढ़ सकते हैं, बाकी इतना टाइम नहीं है कि क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा ज़्यादा। अगर कि अगला सवाल नंबर 6 नंबर देखिएगा कि भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक कौन था। तो जैसे कि पता होगा, भारत में जो ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक था उसको माना जाता है लॉर्ड क्लाइव का। आपको पता होगा दोस्त कि भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का जो संस्थापक माना जाता है, स्थापना का मतलब ऐसी घटना माना जाता है, वो माना जाता है प्लासी का लड़ाई। प्लासी के लड़ाई के बाद, जो प्लासी की लड़ाई हुआ था, इसके बाद यहाँ पे अंग्रेज जो थे भारत में बहुत ज़्यादा एक्टिव हो गए थे। तो प्लासी की लड़ाई पूछा जाता है आपसे कि कब हुआ था, याद रखिएगा 23 जून 1757 ईस्वी में हुआ था। और अंग्रेजों की तरफ से अंग्रेज का नेतृत्व करने वाला यही लॉर्ड क्लाइव था। इसके बाद से ही भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का स्थापना माना जाता है। ठीक है, उसके आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को एक चीज़ बताना चाहूँगा कि बिहार में सेकेंड फेज शिक्षक भर्ती दोस्तों बहुत ही जल्द आपको देखने को मिलने वाली है। और कि आप लोग सेल्फ तैयारी कर रहे हैं और चाहते हैं कि आपको एक ऐसा कुछ मटेरियल मिल जाए, एक ऐसा कुछ नोट्स मिल जाए ताकि हम खुद से पढ़ के और बहुत ही अच्छे बेहतरीन मार्क्स सिक्योर कर सकते हैं, तो ये आपके लिए बनाए हैं हम। क्लास 6 to 8 का जो सिलेक्शन किट है, इसमें आप कंटेंट देख सकते हैं। जो भी आपका प्रॉपर एग्जाम के लिए जरूरी है वो सारा का सारा इसमें हम इंक्लूड कर दिए गए हैं। उस जो कि आपका ये सारा का सारा जो यहाँ पे आपका जो पीडीएफ मटेरियल देने वाले हैं, जो आपका बीपीएससी का पहले बार एग्जाम हो गया था उसी को देखते हुए ये मटेरियल को रेडी किया गया है। ठीक है, तो जिनको भी चाहिए समय रहते मात्र 299 रुपए में दोस्तों प्राप्त कर सकते हैं। दिए गए नंबर पे हमको व्हाट्सएप कीजिएगा, मैं वहां पे आपको सारा कुछ जानकारी दे दूंगा। इसमें कंटेंट क्या मिलने वाले हैं, आपका बिहार एससीईआरटी और एनसीईआरटी क्लास 6 से 10 तक जो भी बुक्स हैं आपको चैप्टर वाइज उसका समरी दे देंगे। ऑलरेडी चैनल पे बहुत सारा हिस्ट्री का, ज्योग्राफी का क्लास ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं, तो जाके वहां से इसका आप क्वालिटी भी चेक कर सकते हैं कितनी बेहतरीन क्वालिटी का चीज़ है। और उसके बाद सब्जेक्ट वाइज जितने भी बीपीएससी में आज तक परीक्षा हुए हैं उसमें जो भी सवाल मोस्ट इंपोर्टेंट पूछा गया है आपसे, उस सारा का सारा यहाँ इंक्लूडेड कर दिया गया है। इंक्लूडेड आपका मैथमेटिक्स सब कुछ देंगे। उसके बाद 500 मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर आपको मिलेंगे, जो कि एग्जाम से 10 दिन पहले मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा, जैसे कि लास्ट टाइम प्रोवाइड कराया था। ये जो 500 रहने वाला है एकदम टॉप लेवल का रहने वाला सवाल, मैक्सिमम इसमें से ही सवाल आ जाते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं। जिसको भी चाहिए होगा आप वहां पे दिए गए इस नंबर पे, जैसे कि यहाँ पे स्क्रीन पर देख रहे होंगे, इस नंबर पे आप हमको मैसेज कर दीजिएगा। आते हैं अपने विषय वस्तु पर। 7 नंबर क्वेश्चन है, अंग्रेजों के विरुद्ध बनारस विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था। तो जो बनारस विद्रोह का नेतृत्व किए थे वो राजा चेत सिंह ने किए थे। याद रखिएगा ये जो हुआ था 1781 ईस्वी में ये हुआ था। इसका पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से और व्हाट्सएप चैनल से आप वहां पे जुड़ सकते हैं। मैं वहां पे इस सबको एक बार में प्रोवाइड करा दूंगा जैसे ही ये सीरीज खत्म होगा। ठीक है, तो जल्दी से आप लोग जुड़ जाइएगा। अगला सवाल है कि कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना के समय बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था। तो आपको पता होना चाहिए कि पहले कि एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना कब हुआ था। तो जो इसका स्थापना हुआ था 1784 ईस्वी में हुआ था। उस समय जो था वहाँ का गवर्नर जनरल था वारेन हेस्टिंग्स था। याद रखिएगा ये वारेन हेस्टिंग का शायद कार्यकाल जो माना जाता है 1774 ईस्वी से 1785 ईस्वी तक यही था। तो ये चीज़ भी याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़िएगा। यहाँ पे है सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति किससे संबंधित है। जो सुरक्षा प्रकोष्ठ का नीति है वो दोस्त वारेन हेस्टिंग्स से संबंधित है, याद रखिएगा। ठीक है, यहाँ पे जो सुरक्षा प्रकोष्ठ है इसमें 2 लोग शामिल थे, एक वारेन हेस्टिंग्स था और दूसरा जो था वेलेजली, लॉर्ड वेलेजली के बारे में भी कहीं कहीं दे देगा। वहां पे मान के चलिए अगर कि आपका वारेन हेस्टिंग नहीं देगा तो नेक्स्ट में ऑप्शन में दे देगा वेलेजली। तो ये दोनों लोग यहाँ पे ये संबंधित है, याद रखिएगा। ठीक, अगला सवाल की तरफ बढ़ेंगे। रिंग फेंस नीति का संबंध किससे है। तो अभी बता दें कि रिंग फेंस नीति और सुरक्षा प्रकोष्ठ नीति दोनों सेम है। उसका हिंदी नाम है वो, अब ये अंग्रेजी नाम यहाँ दे दिया है, इसीलिए आप लोग दोनों पढ़ा कीजिए। यहाँ पे जैसे बताएं ऑप्शन नंबर सी वारेन हेस्टिंग्स आपका राइट होगा। अगला 11 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने बंगाल में द्वैध प्रणाली को समाप्त किया। जो द्वैध प्रणाली को समाप्ति को माना जाता है वो माना जाता है वारेन हेस्टिंग्स को। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट होगा।
आपका पता होना चाहिए ये कब समाप्त किया गया था। तो ये जो समाप्त किया गया था 1772 ईस्वी में इसको समाप्त किया गया था। पूछा जाता है आपसे कि द्वैध शासन प्रणाली की शुरुआत कब हुआ था, तो ये भी याद रखिएगा कि स्टार्ट यहाँ पे लिख देते हैं। स्टार्ट जब जो इसका हुआ था 1765 ईस्वी में हुआ था। लॉर्ड रॉबर्ट, जैसे कि ऑप्शन में यहाँ पे देख सकते हैं, रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा ये स्टार्ट किया गया था। तो ये दोनों चीज़ों को आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। कभी कभी स्टार्ट पूछ लेगा, कभी कभी समाप्ति के बारे में पूछ लेगा। अगला सवाल निकल के आता है कि बंगाल में द्विशासन प्रणाली किसने शुरू किया। देखिए यहाँ पे ही सवाल आ गया, तो रॉबर्ट क्लाइव आपका यहाँ पे राइट होगा। ये जितने भी सवाल है बहुत ही बेहतरीन क्वालिटी के सवाल है, क्योंकि विभिन्न एग्जामों में जैसे कि यही सवाल देखिए एमपीपीसीएस में पूछा जा चुका है। जिनका भी देखिए 6 से 8 में एसएसटी है, या जो भी टीजीटी एसएसटी से पढ़ रहे हैं या पीजीटी एसएसटी से पढ़ रहे हैं, उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। और खास करके जो जनरल पेपर का भी तैयारी कर रहे हैं ना, उनके लिए भी यह एक वीडियो बहुत ही रामबाण साबित होने वाला है, क्योंकि इसमें देखिए सारा क्वेश्चन ही बहुत बेहतरीन क्वालिटी का क्वेश्चन है, यही बार बार रिपीट करता है बीपीएससी। अगला सवाल की तरफ बढ़ेंगे। 13 नंबर सवाल है यहाँ पे, किस गवर्नर जनरल पर महाभियोग का मुकदमा चलाया गया था। तो याद रखिएगा वारन हेस्टिंग पे ही चलाया गया था प्रथम मुकदमा, यहाँ पे राइट होगा। 14 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस पर ब्रिटिश संसद में महाभियोग का मुकदमा चलाया गया था। अभी बताएं, वारन हेस्टिंग, यहाँ पे राइट होगा। अगला सवाल है कि भारत में न्यायिक संगठन की स्थापना किसने की। न्यायिक संगठन की स्थापना किसने किया था, तो वो किया था आपका लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी राइट आंसर होगा। ठीक, नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल 16 नंबर क्वेश्चन आपका है कि निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने भारत के प्रसंविधाबद्ध यानी कि सिविल सेवा, याद रखिएगा बस, सिविल सेवा का सृजन किया, जो कालांतर में भारतीय सिविल सेवा की स्थापना मानी जाती है। तो भारत में सिविल सर्विस के शुरुआत किसके द्वारा मानी जाती है, याद रखिएगा लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल निकल कर आता है, बहुत बार सवाल पूछा जा चुका है। अगला सवाल फिर देखिए क्या दिया गया है यहाँ पे कि भारतीय लोक सेवा का प्रवर्तक किसे माना जाता है, यानी तो वही बताएं लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर होगा। अगला सवाल है कि 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में से किसे प्रायः कंपनी बहादुर की शानो शौकत का स्थानीय प्रतिनिधित्व कहा जाता था। जो दरोगा होता था उसको ये शानो शौकत बोला जाता था, याद रखिएगा। अगला है कि लॉर्ड कॉर्नवालिस की कब्र कहाँ पे स्थित है। अगर कि आज भी जाइएगा गाजीपुर में तो इस अंग्रेज का वहाँ पे कब्र मौजूद है, लॉर्ड कॉर्नवालिस का। ठीक, नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। लॉर्ड कॉर्नवालिस के बारे में आप लोग को याद रहना चाहिए कि जो अस्थाई बंदोबस्त था और जिसको इस्तमरारी व्यवस्था भी बोला जाता है कहीं कहीं। देखिए कहीं कहीं देगा आपका अस्थाई बंदोबस्त, ठीक है, और कहीं दे देता है इस्तमारी बंदोबस्त। तो इसकी शुरुआत भी यही किया था, याद रखिएगा ये चीज़, अस्थाई बंदोबस्त की शुरुआत। अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं। 20 नंबर सवाल, लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा लागू की गई सहायक संधि व्यवस्था के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन लागू नहीं होता है। तो अगर के सॉरी, ऑप्शन नंबर सी देखिएगा यहाँ पे दिया गया है, कंपनी के लिए एक नियत आय का प्रबंध ये बिल्कुल भी नहीं किया गया था। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा। 21 नंबर क्वेश्चन है कि लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला मराठा शासक कौन था। देखिए सवाल दो तरीका से पूछेगा, ये देखिए यहाँ पे पूछ दिया गया है मराठा सरदार कौन था, और पूछा जाता है कि भारत में प्रथम जो था वो सहायक संधि किसने स्टेप किया था। तो ये दोनों चीज़ों क्वेश्चन अलग अलग हो जाता था। यहाँ पहले देख लीजिए, उसके बाद इसको ही बताते हैं। भारत में जो प्रथम था वो मतलब मराठा में था, वो था आपका पेशवा बाजीराव द्वितीय। पेशवा बाजीराव द्वितीय जो ये सहायक संधि एक्सेप्ट किए थे, तो आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, अगला सवाल की तरफ बढ़ के बढ़िएगा। तो अगला सवाल देखिए यहाँ पे दिया गया है कि 1802 ईस्वी में वसीन की संधि पर हस्ताक्षर किसने किया था। तो हस्ताक्षर जो यही किया था, यही वसीन के संधि के बाद में आपका यहाँ पे सहायक संधि हुआ था 1802 ईस्वी में। तो अंग्रेज और बाजीराव द्वितीय वसीन की संधि को 1802 ईस्वी में ये चीज किया था, याद रखिएगा। अगला सवाल यहाँ पे निकल कर आता है कि सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला शासक कौन था। जैसे कि अभी हम बताएं आपको, जो सहायक संधि को एक्सेप्ट करने वाला प्रथम लोग थे वो थे आपका अवध का नवाब, याद रखिएगा अवध के नवाब। आप हैदराबाद के निज़ाम यहाँ पे सही नहीं कीजिएगा,
यहाँ पे आपका अवध के नवाब होगा, राइट आंसर होगा। ठीक है, और क्या हम पहले बताना चाहेंगे थोड़ा सा इसके बारे में, बहुत सारे लोग यहाँ पे हैदराबाद के निजाम और अवध के नवाब में कंफ्यूजन होगा। तो प्रथम जो सहायक संधि था वो 1765 ईस्वी में अवध अवध से की गई थी, जब कंपनी ने निश्चित धन के बदले उसकी सीमाओं की रक्षा करने के लिए वहां दिया गया था, तो अवध के द्वारा ही ये चीज स्टार्ट किया गया था। तो आप लोग याद रखिएगा। अगर के 24 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे आइएगा तो दिया गया है कि सहायक संधि को किसके काल में क्रियान्वित किया गया था। तो क्रियान्वित कहाँ पे किसके काल में किया गया था, यहाँ पे होगा लॉर्ड वेलेंजली के द्वारा। और जो सबसे पहले शुरुआत किया गया था डुप्ले के द्वारा, आप लोग पढ़े होंगे, तो ये होगा आपका शुरुआत। और यहाँ पे क्रियान्वित किया गया था लॉर्ड वेलेंजली के द्वारा। ये दोनों चीज याद रखिएगा। 25 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से सहायक संधि को किसने स्वीकार नहीं किया था। यहाँ बोल रहा है किसने स्वीकार नहीं किया था, तो ये आपका क्वेश्चन गलत दिया गया था। इसमें से जितना भी लोग हैं, हैदराबाद के निजाम हो या इंदौर के होलकर हो या जोधपुर के राजपूत हो या मैसूर के शासक हो, सारे लोगों ने यहाँ पे ये एक्सेप्ट किए थे सहायक संधि। ठीक है, अगर हम बताना चाहेंगे अगर हैदराबाद के निजाम के बारे में जानिएगा तो ये 1798 ईस्वी में यहाँ पे एक्सेप्ट किए थे ये सहायक संधि। कभी कभी पूछ देता है डेट भी, तो याद रखिएगा। और जो मैसूर के शासक थे, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध के बाद 1799 में ये भी एक्सेप्ट कर लिए थे। और उसके बाद अगर जोधपुर में देखिएगा, जोधपुर के राजपूत जो थे 1818 ईस्वी में, और इंदौर के होलकर भी 1818 ईस्वी में ये चीज एक्सेप्ट कर लिए थे। तो याद रखिएगा ये सब चीजों को। अगला है यहाँ पे कि प्रथम सहायक संधि व्यवस्था को स्वीकार करने वाले प्रथम भारतीय देशी शासक कौन थे। तो प्रथम देशी शासक के बारे में पूछा जाता है तो यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा हैदराबाद के निजाम, क्योंकि यहाँ पे अवध के बारे में कुछ भी नहीं दिया गया है। अगला सवाल आइएगा कि निम्नलिखित में से विचार कीजिए जिन्होंने लॉर्ड वेलेंजली के साथ सहायक संधि की थी और उनके द्वारा किए गए संधियों का सही कालानुक्रम क्या होगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए पूछ रहा है कि कब कब इन लोगों ने एक्सेप्ट किया था। अभी हमने आपको बताया कि जो हैदराबाद ने एक्सेप्ट किया था 1798 ईस्वी में इसने किया था, मैसूर जो किया था 1799 ईस्वी में किया था, और ये जो किए थे अवध वाले बाबू 1801 ईस्वी में किया था, और सिंधिया जो किए थे 1804 ईस्वी में किए थे। तो अगर के आप देखिएगा तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट होता है। 1 2 3 4 लगातार में ही मेरा यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल में आइएगा क्वेश्चन नंबर 28 में कि विभिन्न राज्यों पर अंग्रेजी प्रभुत्व स्थापित करने के लिए किसने प्रशासन में सहायक संधि प्रणाली का सूत्रपात किया। तो आपको जैसे कि बताया लॉर्ड वेलेंजली, जहां पे देखिए वहां पे इनको सही करते चलिए। अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं। 29 नंबर क्वेश्चन आइएगा तो 29 में मिलेगा आपको कि ईस्ट इंडिया कंपनी का राजपूत राज्यों से सहायक संधि करने का मुख्य उद्देश्य क्या था। आखिर सहायक संधि क्यों किया गया था। तो पता होना चाहिए कि अंग्रेजों का जो मतलब आंतरिक लाभ के लिए, अपना प्रभुत्व को स्थापित करने के लिए यहाँ पे ये चीज किया गया था। ठीक है, देखिए हम यहाँ पे बताना चाहेंगे अंग्रेज एक ऐसा प्राणी था, वो बस अपना इस लालच में था कि किसी तरह यहाँ का जो शासक है, भारत का जो शासक है, भारत का जो शासन व्यवस्था है, इसमें किसी तरह हम इन्वॉल्व हो जाएं। एक बार हम इन्वॉल्व हो जाएंगे तो किसी भी तरह से इन लोगों को हम तोड़ देंगे, किसी भी तरह से इन लोगों को मरोड़ देंगे। इसीलिए इन लोगों ने शुरू बार में लालच दिया कि आप दुश्मन से क्यों लड़ते हैं, आप हमको पैसे दीजिए। जो भी पैसा वहाँ पर निर्धारित किया जाता था अंग्रेजों के द्वारा, आप हमारे से मतलब पैसा लीजिए। ये मतलब वो अंग्रेज बोलते थे भारतीय राजा से कि आप हमको पैसा दीजिए, बदले में आपके जगह हम लड़ेंगे। यही से वो शुरुआत मानते हैं, और धीरे धीरे इसी तरह अपने राज दरबार में अपना राजनीति में वो लोग प्रवेश करते गए। और एक टाइम ऐसा आया कि पूरा ही तरह भारतीय राजा को ही इन लोगों ने समाप्त कर दिया। 30 नंबर क्वेश्चन अगर के यहाँ पे आइएगा तो आपको देखने को मिलेगा 30 नंबर में कि निम्नांकित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। ठीक है, 30 नंबर क्वेश्चन है। तो यहाँ पे बक्सर का लड़ाई आपका 1764 बिल्कुल सही हुआ था। जो सहायक संधि की शुरुआत माना जाता है वो माना जाता है 1798 ईस्वी में, जैसे कि हम ऊपर में बहुत सारा बताएं। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का एक अधिकार 1833 बिल्कुल सही है। और ब्रिटिश नागरिकों एवं कंपनियों के लिए भारत में व्यापार का खोला जाना, ये जो चार्टर एक्ट था 1833 और 1813 का, तो ये बिल्कुल सही है यहाँ पे। तो आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल गलत दिया गया है सहायक संधि के बारे में, तो यही राइट होगा, नहीं पूछ रहा था। 31 नंबर क्वेश्चन की तरफ आइएगा मेरे प्यारे मित्रों। तो है सवाल
उस समय जब नेपोलियन की शक्ति के सामने यूरोप में साम्राज्य धाराशाही हो रहे थे, नीचे लिखे गवर्नर जनरलों में से किस एक ने भारत में ब्रिटिश का पटाखा फहराए रखा था? मतलब जब नेपोलियन की शक्ति खत्म हो रहा था, उस समय कौन सा गवर्नर जनरल था जो भारत में था? ये बस समझ लीजिएगा। वो समय था आपका लॉर्ड वेलेंजली का। यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर होगा, याद रखा कीजिए। अगला सवाल है कि आंग्ल नेपाल युद्ध किसके शासनकाल में हुआ था? वह है, आपको बताना है आंग्ल में नेपाल युद्ध जो हुआ था किसके काल में हुआ था? लॉर्ड हेस्टिंग्स के कार्यकाल में हुआ था। ये जो आंग्ल नेपाल युद्ध था 1814 से 16 ईस्वी के बीच में हुआ था, ये चीज़ याद रखिएगा। और इसका जो अंत हुआ था, यानी कि आंग्ल नेपाल युद्ध का जो परिणाम माना जाता है, अंत माना जाता है, वो माना जाता है सुगौली की संधि से। ये चीज़ भी याद रखिएगा, सुगौली, ठीक है। सुगौली की संधि यहाँ पे लिख देते हैं। सुगौली की संधि पूछा जाता है कब हुआ था, तो याद रखिएगा ये 1815 ईस्वी में मतलब हुआ था सुगौलों की संधि। अगला सवाल है, देखिए आ ही गया कि सुगौली की संधि कब हुआ था, तो जैसा कि बताएं 1815 ईस्वी में, ये आपका राइट आंसर होगा। 34 नंबर क्वेश्चन अगर के आइएगा, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? हेक्टर मुनरो बक्सर का युद्ध में बिल्कुल सही है। लॉर्ड हेस्टिंग्स आंग्ल नेपाल युद्ध, बिल्कुल ये यहाँ पे सही दिया गया है आपका। अगला है कि लॉर्ड वेलेंजली चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में यही था। अगला फिर है तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध, ये नहीं था। लॉर्ड कर्नवालिस तृतीय मराठा युद्ध में नहीं था, तो नहीं पूछ रहा है आपका यहाँ पे, तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल यहाँ पे राइट होगा। तो आखिर आपके जहन में ये आएगा कि तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध के समय अंग्रेजों का नेतृत्व कौन कर रहा था? तो याद रखिएगा लॉर्ड हेस्टिंग्स ही था वहाँ पे, ठीक, याद रखिएगा चीजों को। अगला सवाल यहाँ पे है कि तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध किससे संबंधित है? अभी भी बताएं तुरंत हम। लॉर्ड हेस्टिंग्स यहाँ पे सही होगा। सर टॉमस मुनरो किन वर्षों में मद्रास के गवर्नर रहे थे? तो याद रखिएगा सर टॉमस मुनरो 1820 से 1827 बीच में रहे थे। कथाकथित कुशासन के आधार पर किस गवर्नर जनरल ने मैसूर राज्य के प्रशासन को ले लिया था? तो यही था चोट्टा लॉर्ड विलियम बेंटिक ने कुशासन के कहकर वो अपना हड़प लिया था मैसूर को, ठीक है, याद रखिएगा ये चीजों को, ठीक। अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल आपका यहाँ पे निकल कर आता है कि निम्नलिखित में से बंगाल के गवर्नर जनरलों में से कौन एक तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध से संबंधित था? जैसे कि बताया जो तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध से संबंधित था वो था आपका लॉर्ड कर्नवालिस। यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही राइट आंसर होगा, ठीक। अगला सवाल की तरफ बढ़ेंगे। यहाँ पे 39 नंबर क्वेश्चन है दोस्त। 39 नंबर में क्या आपसे पूछा गया है कि ठगों के दमन में निम्नलिखित में से कौन सा संबंधित है? तो जो संबंध पूछ रहा है, तो जो ठगों से संबंधित है वो कैप्टन स्लीमैन, याद रखिएगा बहुत बार ये सवाल पूछा जा चुका है। कैप्टन स्लीमैन का जो था यहाँ पर उस समय गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक, यहाँ भी पूछा जाता है लॉर्ड विलियम बेंटिक। लॉर्ड विलियम बेंटिक के कार्य में ये चीज हुआ था, ठीक। तो ये चीज भी आप लोग याद रखिएगा। आखिर आपको मतलब एक दिमाग में जहन में आ रहा होगा कि ये ठग मतलब हुआ क्या? ठग तो आपको अगर के ध्यान होगा, अगर कहीं पढ़े होंगे आप एनसीईआरटी वगैरह बुक, तो ठग में जो थे, ठग मतलब एक व्यक्तियों का ग्रुप था जिसमें हिंदू और मुस्लिम दोनों सम्मिलित था। इन लोगों को मानना था ना कि अगर के हम मनुष्यों का बलि देकर उसको हम देवी देवता के सामने चढ़ाते हैं तो इससे हमारे पापों को प्रायश्चित मिलता है और मतलब सारे पाप हम मुक्त हो जाते हैं। तो बहुत लोगों को बलि चढ़ाकर वहाँ पे ऐसा किया जा रहा था, जिसके विरोध में इन्होंने लॉर्ड विलियम बेंटिक ने और स्लीमैन के कमेटी ने एक ये निकाला था, दमन किया था उन लोगों को, और कम से कम 1500 जो ठग थे उनको फांसी भी दिया गया था वहाँ पे, याद रखिएगा, ठीक। अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल 40 नंबर क्वेश्चन है कि ठगों के उन्मूलन किसके नेतृत्व में हुआ? जैसे कि बताया कैप्टन स्लीमैन के द्वारा ये चीज हुआ था। सती प्रथा पर पाबंदी किसने लगाई? तो वही विलियम बेंटिक ने। जितने भी कुप्रथा थे ये बंदा कुछ काम सही किया था। ये जो पूछता है कब हुआ था सती प्रथा पर बैन, तो 1829 ईस्वी में, ये चीज भी याद रखिएगा। अगला यहाँ पे है कि सती को गैर कानूनी किसने घोषित किया था? लॉर्ड बेंटिक, राइट आंसर बिल्कुल होगा।
43 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि विलियम बेंटी के द्वारा सती प्रथा किस वर्ष समाप्त किया गया था। तो सती प्रथा जो समाप्त किया गया था 1829 के द्वारा में ईस्वी में समाप्त किया गया था। इनमें से किस वर्ष बंगाल से दासों के निर्यात को रोक दिया गया था। तो आप लोगों को पता होना चाहिए जो दास, जैसे कि पहले ज़माने में क्या होता है, जब अंग्रेज यहाँ पे शासन कर रहे थे उस समय बंगाल से जो भी मतलब कारीगर थे, कुशल कारीगर थे या चीज जो दास थे, यानी कि जिसको खरीद बेच होता था बच्चों आदमी लोग को, तो उनको काम कराने के लिए वो आपके यूके लेके जाते थे, ब्रिटेन लेकर चले जाते थे। तो इसके जो निर्यात होता था इस पे प्रतिबंध लगा दिया गया 1789 ईस्वी में। ठीक, 45 नंबर क्वेश्चन अगर के आप बढ़िएगा आगे तो 45 नंबर में सवाल है यहाँ पे, लॉर्ड डलहौजी द्वारा अवध का अंग्रेजी राज में विलय निम्नलिखित में से किस नीति से हुआ था। तो जो अवध का लॉर्ड डलहौजी ने हड़प्पा था वो किया था कुप्रशासन के कारण, कि तुम सही ढंग से प्रशासन नहीं चला पा रहे हो, इसलिए इसको हम अपने अंग में मिलाते हैं। आपको पता होना चाहिए राज्य हड़प नीति भी लॉर्ड डलहौजी नहीं लगाया था, लेकिन जो यहाँ पे अवध है, अवध को इस नीति के द्वारा नहीं वो अपने में मिलाया था, वो मिलाया था कुप्रशासन के कारण मिलाया था। हम आगे बताएंगे आपको कि कौन कौन सा राज्य को हड़प नीति के द्वारा वो अपनाया था, सवाल पूछा जाता है आपसे। यहाँ पे देखिए आपको दिया गया है कि बघात रियासत का ब्रिटिश में विलय कब हुआ था। तो याद रखिए जो बघात है राज्य हड़प नीति के द्वारा डलहौजी ने अपने राज्य में मिलाया था 1850 ईस्वी में। ब्रिटिश साम्राज्य में अवध का विलय कब हुआ था। तो याद रखिएगा जो अवध का विलय यहाँ पे आपका हुआ था वो हुआ था 1856 ईस्वी में, बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल यहाँ पे आता है कि विलय का सिद्धांत, इसी को राज्य हड़प सिद्धांत में बोलते हैं, कि तहत निम्नलिखित राज्यों के विलय पर विचार कीजिए और उन्हें कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए। ठीक है, तो राज्य हड़प नीति जो लगाया गया था लॉर्ड डलहौजी के द्वारा लगाया गया था। यह इतना गंदा कानून था ना कि हम क्या ही कहें। अगर के आपका कोई बेटा बेटी नहीं है, आपका कोई उत्तराधिकारी नहीं है, ये लोग हड़प लेते थे। अगर के आप सही से काम धंधा नहीं कर रहे हैं, ये लोग हड़प लेते थे। इस छोटा को चाहिए था बस केवल कि किसी तरह हम हड़प ले उसका चीज। ठीक है, तो इसी का नाम है विलय का सिद्धांत, हड़प का सिद्धांत। तो आपको पता होना चाहिए यहाँ पे कि कौन कौन सा कब कब ये हटाया मतलब हड़प किया था। सतारा को जो था लॉर्ड डलहौजी के द्वारा 1848 ईस्वी में विलय कर लिया गया था में। उसके बाद आता है झांसी को 1854 में ये किया था। बघात को जैसे बताएं 1850 में वो हड़पा था, और उदयपुर को 1852 ईस्वी में ये किया था। तो अगर के ऑप्शन नंबर में देखिएगा यहाँ पे 1 3 4 2 बिल्कुल आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल आता है कि अधोलिखित युग में कौन सा सम्मिलित है। सतारा का विलय जैसे कि यहाँ पे देखिए ऊपर में हम बताएं अभी तुरंत, जो सतारा का विलय हुआ था 1848 ईस्वी में हुआ था। तो ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। अवध का विलय हुआ था जो ऊपर में बताएं 1856 ईस्वी में, बिल्कुल यहाँ पे राइट होगा। 50 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने विलय की नीति नियोजित एवं क्रियान्वित किया। तो बताया था जैसे लॉर्ड डलहौजी के द्वारा ये नियम लागू किया गया था। ठीक है, तो आज के लिए वीडियो को हम लोग इतना ही रखते थे। 50 जो मोस्ट इम्पोर्टेंट आपका MCQs था यहाँ पे आपका समाप्त होता है। इसी तरह आप नेक्स्ट वीडियो के लिए आप जल्दी से जल्दी अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर ले चैनल को और वीडियो को लाइक कर ले। कैसा लगा वीडियो, फीडबैक में आप जरूर से जरूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद।